हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपना ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका राजेश सर आ गया है आपको मंजिल तक पहुंचाने। बिहार बोर्ड क्लास 10th 2025 के लिए हमने कमर कस लिया है। आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए आप भी तैयार हो जाइए और चलेंगे हम सभी कलम से कदम मिलाकर। तो बच्चों, घबराना नहीं है क्योंकि आपके साथ आपका अपना राजेश सर है। बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो मेरा एक जो हेल्पलाइन नंबर है या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है कहिए, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। वो पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। तो बच्चों, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 96611123 890। बच्चों, मेरा नंबर है 9611 9661123 890। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उनका आंसर बताएंगे। तो बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। बिल्कुल घबराना नहीं है। सभी का नोट्स मिलेगा, टेस्ट मॉडल सेट मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। आज क्योंकि मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब हम लोग उनका 50 ऑब्जेक्टिव एक दिन कर चुके थे। आज और 50 ऑब्जेक्टिव हम जो बचा हुआ है उनका करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। कोई वृत्ताकार पथ है, तीन धावक है, कोई क्या करता है, एक ही स्थान से तीन क्या करता है, दौड़ना शुरू करता है। और एक चक्कर लगाने में पहले को 3 घंटा, दूसरे को 4 घंटा और तीसरे को 8 घंटा लगता है। तो तीनों का मिलन फिर कब होगा। बच्चों, मैं इससे पहले आपको बताया था कि इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए कि एक साथ घंटी कब बजेगा, एक साथ कब मिलेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सीधा एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है, सीधा एलसीएम निकाल देना है। तो बच्चों, इसका अब देखिए, 3, 4 और 8 का आप एलसीएम निकालिए तो ये 2 से कटेगा, 3 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 3 2 का 2, 2 दूना 4। अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, यानी 2 दूना 4 3 12 दूना 24, यानी 24 घंटे बाद जो है वह पुनः एक साथ मिलेंगे। बच्चों, आपको कभी घबराना नहीं है इस सवाल में। कभी एक साथ घंटी कब लगेगी, एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब काम हो जाएगा, एक साथ कभी ऐसा रहे, तो सीधा क्या करना होता है, सीधा जो है आपको वहां पर एलसीएम निकाल देना है और वही आंसर होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। बच्चों, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, यानी इनका बी नंबर आंसर होगा, यानी 23। 23 जो है वो अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का डिफिनेशन हम बताए थे कि ऐसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और एक चीज और बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसको मानेंगे, तो एक को नहीं मानेंगे, दो को मानेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि दो सम संख्या है, सबसे दो सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला जाएगा तो दो, क्योंकि दो है, एक से भी कटता है और दो खुद से कट रहा है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कहा जाए तो 4, क्योंकि 3 भी क्या होता है, अभाज्य होता है। 4 जो होता है वो भाज्य हो जाता है, क्योंकि एक से भी कटता है, दो से भी कटता है और 4 से भी कटता है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। कितनी बार पूछा जाता है, आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि यदि यदि 65 था 117 का मौसम, मौसम मतलब महत्तम समावर्त 65m-117 के रूप में है, तो m का यहाँ पे क्या होगा, m का मान क्या होगा। क्या है,
तो यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, मौसो। क्या निकालेंगे, मौसो निकालेंगे। तो अब देखिए 65 और 117 का मौसो निकालेंगे तो 65 से इसमें भागा देंगे। तो 65 का 65 यदि हो गया, अब कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 गया 5। अब 52 से 65 में दीजिए 1, यहाँ होगा 52, यहाँ बचेगा 13, और 13 से 52 में दीजिए तो 4 बार में कट जाता है। यानी जो लास्ट में भागा देते हैं वही मौसा होता है। इनका मौसा कितना हो गया, 13। तो वही तो कह रहा है इनका मौसा कितना है, तो वही बराबर कर देना है। क्या कर देना है कि 65m माइनस 117 बराबर कितना मौसा निकला है, 13। अब देखिए 65m 117 को उस साइड दे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 13, इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा, तो क्या होगा, प्लस। तो 100, अब देखिए 65m बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे तो 130, और m बराबर क्या होगा, 130 बटा 65। 65 से 2 बार में कट जाएगा, यानी m का वैल्यू क्या होगा, 2 आंसर। तो इसमें 2 ऑप्शन में है, यानी बी में लगा दीजिए, इसका आंसर बी होगा। समझे बच्चों। यदि पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे यानी मौसो निकाल लेंगे तो 13 हो गया। 65m, m का वैल्यू निकालना है तो इसके बराबर m को कर दिए यानी 13 को कर दिए, जो इसका मौसो निकला था। अब देखिए 65m हुआ, 13 हाई है। यदि कोई भी क्या होता है समीकरण में अपना साइड कोई भी अंक बदलता है तो उनका क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। चाहे बाएं से दाएं जाए या दाएं से बाएं जाए तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो ये माइनस है, अपना साइड चेंज कर रहा है तो इधर प्लस हो जाएगा, और 117 में 13 जोड़िए तो 130 हो जाएगा, और m बराबर 130 बटा 65 हो जाएगा, और 65 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, तो m बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आप कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो। बच्चों एक बात याद रखना है कि कोई ऐसी संख्या दिया रहे जिसमें दो संख्या रहे, 3 संख्या रहे, 4 संख्या रहे। मान लीजिए हम देते हैं 5, 10, 20। इसमें देखिए 5 से 10 विभाजित है और 10 से 20 विभाजित है, मतलब एक दूसरे से लगातार विभाजित हो जाता है, डायरेक्ट कट जाता है। तो उनका जो सबसे बड़ी संख्या है वो हो जाता है एलसीएम, और जो सबसे छोटी है वो हो जाता है एचसीएफ। यानी 5, 10, 20 का एचसीएफ बोलेंगे तो 5, और यानी मौसो बोलेंगे तो 5, और 5, 10, 20 का यदि एलसीएम बोलेंगे तो 20, क्योंकि 5 से 10 कटेगा, 10 से 20 कट जाएगा। यानी हम यदि बोलेंगे 3, 6, 12, तो अब देखिए 3 से 6 कटेगा, 6 से 12 कट जाएगा, तो इसका जो मौसो हो जाएगा वो सबसे छोटी यानी 3 हो जाएगा, और लॉसो जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें यानी 12। लेकिन एक दूसरे से विभाजित होना चाहिए तभी वो होगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए 2, 10, 20, 2 से 10 कटेगा, 2 पंचे 10, और 10 से 20 कट जाएगा, तो यानी इसका लॉसो कितना हो जाएगा, 2। मौसो कितना हो जाएगा, सॉरी, लॉसो कितना हो जाएगा, लॉसो छोटी उस संख्या होगी, ठीक है, तथा लॉसो कितना होगा, 20 बड़ी संख्या होती है और मौसो छोटी संख्या होती है। तो मौसो 2 हो गया और लौसो 20 हो गया। समझ में आया बच्चों। कोई भी 3 या 4 अंक संख्या दिया रहे और एक दूसरे से विभाजित होना चाहिए तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वो मौसो हो जाता है और उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो लौसो हो जाता है। अब दोनों का रेशियो पहले क्या है, लौसो, तो लौसो कितना लिखेंगे 20, अब बटा मौसो तो 2, 2 दहीन 20, तो क्या होगा अनुपात 10:1 कहीं पर है बी। समझ में आया बच्चों। 10/1 यानी 10:1। जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, जो नीचे होता है उसको रेशियो में बाद में। पहले दिया है लॉसो तो पहले ऊपर में लॉसो देंगे, यदि मौसो रहता तो ऊपर में मौसो। जो पहले देगा वो ऊपर में लिखेंगे, जो बाद में देगा वो नीचे में लिखेंगे अनुपात में। तो पहले लॉसो दिया तो लॉसो को ऊपर में लिखे, मौसो दिया तो मौसो को नीचे में लिखे, कट गया 10/1 हुआ। तो यानी इसका जो रेशियो होगा, इसका जो अनुपात होगा वो 10:1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या बताए थे, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बच्चों, कमेंट कीजिए।
सबसे छोटी भाज्य संख्या भी हम बताए हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है, और सबसे छोटी ये भी बताए हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। अब उसका कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, तो उसका मौसो क्या होगा? तो 4 और 2 का मौसो, तो 2 से 4 डायरेक्ट विभाजित विभाजित है, तो ये क्या होगा? 2 हो गया इसका मौसो। 2 से 4 कोई भी दो नंबर है और एक दूसरे से वो भी विभाजित हो तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? मौसो। तो 2 से 4 डायरेक्ट विभाजित है, इसलिए क्या होगा? मौसो। छोटी संख्या होगी तो 2 है, तो 2 हो गया इसका मौसो। तो 2 कहाँ पे है? बी नंबर में। यही इनका आंसर हो गया बच्चों। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, बाबू ए और बी इस तरह का कोई भी नंबर रहे और अभाज्य संख्या लिखा रहे, चाहे बी और सी, यदि हम बोलेंगे बी और सी इसका लॉस हो तो बी सी, बोलेंगे सी और डी का लॉस हो सी डी, इसी तरह ए और बी का लॉस हो ए बी। यदि इस तरह ए और बी अभाज्य संख्या हो और उसका लॉस हो तो ए बी हो जाएगा। यदि एम और एन अभाज्य संख्या हो और उसका हम एलसीएम निकाले तो एम एन हो जाएगा। ए बी है उसका लॉस निकालेंगे ए बी। लेकिन जब बोलेंगे ए और बी अभाज्य संख्या है और उसका मोसो निकालिए, लॉसो का जगह क्या होगा? मोसो निकालिए, तो वहां एक हो जाएगा, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है एक। क्या होगा? एक। तो यहाँ पे लॉसो है तो ए और बी का लॉसो कितना हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? यानी इसका क्या होगा? सी नंबर। डायरेक्ट कुछ ना सोचना है, यदि आभाज्य संख्या रहे ए बी सी डी का कोई लेटर रहे तो सब लिख देना है, ए बी तो ए बी, सी डी तो सी डी, एम एन तो एम एन लिख देंगे। समझ में आया? ये लिखेंगे एलसीएम में, लॉसो में। अब देखिए दो लगातार संख्याओं का मौसो, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन मत कीजिएगा। कभी कहेगा दो लगातार सम संख्याओं का मौसो, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो, दो लगातार संख्याओं का। यदि दो लगातार संख्या का मतलब हो गया, यदि 5 है तो 6 होगा, एक 5 होगा एक 6 होगा, एक 6 होगा तो एक 7 होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है बाबू। यहां पर क्या लिखना है कि दो लगातार संख्याओं का मौसो ये होता है एक। क्या होगा? एक याद रखना है। यदि दो लगातार विषम संख्या हो जाएगा, उसका भी मौसो निकालेंगे, उसका भी मौसो हो जाएगा एक। और दो लगातार सम संख्या हो जाए, दो लगातार सम संख्या हो जाएगा तो उसका मौसो हो जाएगा दो। समझ में आया? दो लगातार संख्या होगा और उसका मौसो एक। दो विषम संख्या होगा, दो लगातार विषम संख्या होगा उसका मौसो एक। और दो लगातार सम संख्या होगा उसका मौसो दो। समझ में आया? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। दो लगातार संख्या सिर्फ रहेगा तो उसका मौसो होगा एक। दो लगातार विषम संख्या रहेगा उसका भी मौसो एक। दो अभाज्य संख्या रहेगा उसका भी मौसो एक। और दो लगातार सम संख्या, एक ही कंडीशन में दो लगातार सम संख्या होगा तो ही मौसो दो होगा, नहीं तो एक होगा। दो लगातार संख्या तो एक, दो लगातार विषम संख्या का मौसो एक, दो अभाज्य संख्या का मौसो एक। यदि रहेगा दो सम संख्या का, दो लगातार सम संख्या का मौसो, वहां लिखेंगे दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर? एक। क्या हो जाएगा? दो लगातार संख्या का मौसो एक हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो यहाँ पे 5005 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 से कटेगा, अब 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 1 0 3, सॉरी यहाँ पे 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। 7 का 7, 3 पे 0, 7 चौके 28, 7 61। अब ये किससे कटेगा? अब ये 11 से कटेगा। अब देखिए
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5,005 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 × 7 × 11 × 13। तो कितना आभाज्य गुणनखंड हुआ, 1 2 3 4, यानी बी नंबर आंसर हुआ। तो कहता कितने आभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3 4, यानी 4 होंगे, बस निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहता है 6 8 और 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। तो पहले 6 8 22 तो कट नहीं रहा है, 6 से 8 या 8 से 22 डायरेक्ट में, तो इसका डायरेक्ट निकाल देंगे। इसका क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा बाबू। 6 8 22 का पहले क्या करना, लॉसो निकालिए, 2 से, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 11, 2, अब नहीं कटेगा तो क्या होगा, 2 तिया 6, 6 चौके 24, देखिए 2 × 3 × 4 × 11। अब देखिए 11 चौके क्या ना, 44, 44 दूना 88, और 88 × 3 करेंगे, 8 24, 8 24 2 26, यानी क्या होगा 264। क्या हो गया, 264, ये हो गया लॉसो। अब मोसो निकालते हैं, 6 से 8 में करेंगे, 6 का 6, 2 से 6 क्या होगा, 2 तिया 6, कट गया, ये होगा 2, तो फिर 2 से क्या करेंगे, 22 में भगा देंगे, 2 का 2 कट गया, फिर 2 उतरा, फिर 1 में, 2 का 2 कट गया, यानी क्या हो गया, इसका मौसो कितना हो जाएगा, लॉसो हुआ 264, और मौसो कितना हो गया, तो अब इसका क्या है, पहले लॉसो है, तो क्या होगा, लॉस रेशियो निकालेंगे, तो लॉसो बटे मौसो, क्योंकि जो पहले रहेगा उसको पहले देंगे, लॉसो बटे मौसो, तो लॉसो कितना है, 264 बटे 2 से काट दीजिए, 132/1, यानी 132:1। देखिए 132 अनुपात है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर। समझ में आया, जो पहले कहेगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको नीचे में लिखेंगे, यदि अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो। चलिए आगे चलते हैं। छियानवे का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो निकाल लीजिए 96 का। 2 से 48 बार में कटेगा, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5 गुना 3। अब देखिए ऐसा कोई कहीं पे है, 2 पे पावर 5, 96 ही है ना, ठीक है, 2 24, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो इसमें क्या है कि मिस्टेक है इसमें, इसमें जो है डी नंबर में क्या होगा, 2 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, यानी यह डी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया था। इसका क्या होगा, 2 पे पावर 5 गुना 3, ठीक है, क्योंकि 5 बार 2 है, 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, है ना, 2 पे पावर 5 गुना 3, यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए, इसमें है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। ये कितनी बार पूछा गया बच्चों, कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। सीधा लिखेंगे अनंत, कुछ नहीं लिखना है, सीधा अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच में कहेगा कितनी हो सकती है, तो अनंत होती है, ये याद रखना है, दिमाग में बिठा लीजिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या, अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होगी। चलिए, ये याद दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब चलिए, कहता कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यानी दो संख्या को गुना करते हैं तो 2166 आता है, और मौसो दिया हुआ है। बाबू जब बताए थे कि यदि मौसो दिया रहे, लौसो मांगे, संख्या का गुणनफल दिया रहे, तो क्या करना पड़ता है, तो यहां पे लिखेंगे लौसो बराबर गुणनफल, तो गुणनफल रहेगा तो गुणनफल बटे मौसो। गुणनफल कितना है, 2166 बटे 19, 19 से काटेंगे, 19 का 19, 2 6, 19 का 19, 7 6, 19 के 76, कितना आया 114, कितना आया 900, 114 हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया। यदि गुणनफल दिया रहे और मौसो दिया रहे, लॉसो मांगे तो सीधा गुणनफल बटा मौसो कर देंगे। यदि लॉसो दिया रहे, गुणनफल दिया रहे तो सीधा गुणनफल बटा लॉसो कर देंगे। समझ में आया, कोई दिमाग नहीं लगाना। यदि गुणनफल दिया रहे, लॉसो और मौसो में कोई एक नहीं दिया रहे तो उसे भागा दे देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा जो दिया रहेगा। समझ में आया। यदि मौसो दिया रहता बटे मौसो, यदि लॉसो दिया रहता तो बटे लॉसो, यदि गुणनफल दिया रहता तो। समझ में आया। ये फॉर्मूला हम लिखाए थे, इसको याद भी रखना है। चलिए अब देखिए, यदि ए बराबर 2 पे पावर 3 गुना 3 2 गुना 5 है और बी पे इतना है, तब लॉसो क्या होगा। अब देखिए पहले क्या है, ए बराबर 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5, बी पे क्या है 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7। अब इसे क्या करना पड़ेगा, लॉसो निकालेंगे। लॉसो हम क्या करते हैं बाबू, यदि जब सेम रहे, क्या रहेगा, यहाँ पे 2 पे पावर 3, यहाँ 2 पे पावर 4। यदि पाँच, जैसे मान लीजिए 5 पे पावर 3 है, एक जगह 5 पे पावर 4 है, तो क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर है उसको लिख लेते हैं। इन दोनों में क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर क्या है 2 पे पावर 4, इसको हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है, ये भी 5 कॉमन है तो एगो 5 लिख लिए। अब क्या बच गया, जो बच गया सब लिख लीजिए। एगो 3 बच गया, एगो 7 बच गया। अब क्या करना है, इसको गुना कर दीजिए। 2 पे पावर 4 यानी 2 को 4 बार गुना कीजिएगा, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 85 या 240, और 240 को 7 से कीजिए, 0 7 चौके 28, 7 दूना 14 तो 16, यानी क्या हो जाएगा 1680, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। यहाँ पे क्या है कि यदि सेम बेस रहेगा, दो दो दोनों जो है, उस पे पावर 3 है, इस पे पावर 4 है, तो उसका मैक्सिमम जो पावर होगा वही लिख लेंगे। यानी 2 पे पावर 4 मैक्सिमम पावर है, उसको लिख लिए। फिर देखेंगे कॉमन क्या है, 5 5 कॉमन है तो 5 लिख लिए। फिर जो बच गया सबको लिख देंगे, 3 बच गया लिख दिए, 7 बच गया लिख दिए। अब सबको गुना कीजिए, 2 पे पावर 4 है, इसको गुना कीजिए, फिर 5 है, फिर 3 है, 7 है, सबको जब गुना किए 1680 आया, इसका मतलब डी नंबर आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो बाबू यहां निकाल लीजिए ना फटाफट। 2 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, यहाँ पे 3 से 3। अब सिर्फ 2 का घात बताना है, 1 2 3 4। 2 पे पावर बाबू 4 है, तो 2 का घात कितना हो गया 4। 2 का घात कितना हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका, 2 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2। लेकिन क्या करता है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हुआ, लेकिन इसमें 2 का घातांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 2 का घातांक। तो 2 का घातांक कितना है 4। तो बाबू ये 4 जो सी नंबर आंसर है, 4 जो सी, ये जो 4 जो सी नंबर आंसर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचता है तो भागफल क्या होगा। तो बाबू भागफल तो भाग दे दीजिए, ठीक है। ये 8 बार में कटेगा, 8 7 56, 8 चौके 32, 5 35। अब देखिए 9 सौ गया, 3 ये कट गया, शेष बचा 3। ये भागा, डायरेक्ट भागा देना है, कितना बार में करता है जो शेष बचेगा लिख देंगे। 8 बार में करता है तो भागफल कितना हो गया 8। कितना हो गया 8, तो बी आंसर हो गया। भागफल इसी को बोलते हैं जितना बार में कटता है ना। तो भागफल क्या हो गया इसका 8 हो गया। ये तो बहुत इजी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब है इसमें सबसे छोटी आभाज्य संख्या, बाबू बताए हैं 2। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, आपको बता चुके हैं कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी आभाज्य संख्या 4 है। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है। अपना ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे फटाफट जवाब देंगे। चलिए आगे चल देखते हैं। कह रहा कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी a स्क्वायर बटे p आपको तो विभाजित करेगा। बाबू हम बताए थे कि यदि 3 का स्क्वायर बटे 3 है, यानी 3 गुना 3 को 3 से विभाजित होगा, तो ये जो 3 बचा है ये भी 3 से विभाजित होगा। यानी a स्क्वायर p से विभाजित हो रहा है, तो a भी p से विभाजित होगा।
हम बताएं इसे बाबू। यदि पहला वीडियो देखे हैं तो इसे पहला वीडियो देख लिए होंगे। क्या करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, ऐसा नहीं करेगा, करेगा। यदि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यदि कोई भी संख्या किसी स्क्वायर को कर रहा है तो उसका मूल संख्या को भी विभाजित करेगा। यदि a स्क्वायर को करेगा है तो a को करेगा, यदि p स्क्वायर को कर रहा है तो p को करेगा, यदि m स्क्वायर को कर रहा है तो m को भी करेगा, यदि n स्क्वायर को कर रहा है तो n को भी करेगा, यदि d स्क्वायर को कर रहा है तो d भी करेगा, यदि c स्क्वायर को कर रहा है तो c भी करेगा, यदि a स्क्वायर को कर रहा है तो a को भी करेगा। चलिए अब नेक्स्ट है, दो संख्याओं को गुणनफल, गुणनफल दिया है और मौसो दिया हुआ, सीधा क्या बताए थे, लॉसो बराबर गुणनफल बटे मौसो कर देना है। गुणनफल बटे मौसो, गुणनफल कितना है 8670 बटे 17, 17 से काटिए, 17 बचे 85, 1 17 का 17 यानी क्या हो गया 510, 510 यानी डी नंबर आंसर। बताए बच्चों कोई भी गुणनफल दिया रहे, लॉसो या मौसो दिया रहे तो गुणनफल बटा लॉसो या मौसो दे दीजिए, उनका दूसरा चीज निकल जाएगा, जो चीज मिसिंग रहेगा। यदि मौसो दिया हुआ है तो लॉसो निकल जाएगा और लॉसो दिया रहेगा तो मौसो निकल जाएगा, ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है तो ये 2m हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 15 यदि विषम संख्या है उसको भी 2 से गुना करेंगे तो 30 हो जाता है, यदि विषम संख्या को भी 2 से गुना करेंगे तो सम संख्या हो जाएगा, और सम संख्या को भी 2 से गुना करेंगे तो भी सम संख्या आएगा। मान लीजिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हुआ, और 3 को भी 2 से गुना करेंगे तो 6 हुआ, मतलब दोनों कंडीशन में क्या होता है वो सम संख्या होता है, इसलिए m का वैल्यू दोनों में होगा तो वो सम संख्या होगा। तो सम संख्या के रूप क्या होगा 2m, m प्लस 2 नहीं हो सकता, क्योंकि मान लीजिए 13 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, +1 प्लस -1 तो कभी नहीं करना है, ये 2m हो जाएगा, क्योंकि 2 को चाहे वो सम संख्या हो विषम संख्या हो गुना करेंगे तो क्या होगा वो सम संख्या हो जाएगा। अब कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसो ab का लॉसो निम्न में से किसके बराबर है। बाबू बताए थे ए बी का यदि लॉसो करेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, एम एन का लॉसो करेंगे तो एम एन हो जाएगा, ये सी नंबर आंसर होगा, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। ए और बी है संख्या और उनको धनात्मक है, उन दोनों का यदि लॉसो निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा, यदि एम और एन है धनात्मक संख्या और उनका लॉसो निकालेंगे तो वो एम एन हो जाएगा, यदि पी और क्यू है धनात्मक संख्या उसका एलसीएम निकालेंगे पी और क्यू हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। बाबू पाई जो है ये हमेशा रखना है, ये अपरिमेय संख्या क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इनका जो वैल्यू होता है वो जब हम भाग देते हैं वो कटता ही नहीं है, वो चलते रहता शांति नहीं होता है, ठीक है, इसलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या है। हमेशा याद रखना जिसमें पाई लगा रहेगा वो अपरिमेय हो जाएगा, दिमाग में घुसा लो बाबू, जिसमें पाई रहेगा वो अपरिमेय हो जाएगा, भूलना मत, जिसमें पाई रहेगा लगा रहेगा 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई किसी में भी पाई लगा रहेगा, उस संख्या में पाई लगा रह गया तो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय होगा। √5 क्या है, तो जब रूट लगा रहेगा तो अपरिमेय होगा, जब रूट लगा रहेगा तो अपरिमेय होगा, बशर्ते उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। यदि रूट 9 रहेगा तो उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 ये √9 होता है, इसका वर्गमूल 3 हो जाता है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो क्या होगा कि वो शर्त उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, तो √5 क्या है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 1/√2 यहां पे देखिए रूट लगा है, ज्यादा सोचना नहीं है, ये अपरिमेय संख्या होगा। बाबू रूट लगा है, ज्यादा सोचना नहीं है, अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसमें रूट लगा सोचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, तो बाबू यहाँ पे पा है, आप कहिएगा सर यहाँ रूट भी है, तब तो आप तो बोले हैं कि रूट वाला जो है वो अपरिमेय होता है। बाबू यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या होगा 3 गुना √8 बटा √2, ये √2 से √4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूना क्या होगा ये, इसका मान हो गया 6, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब यहाँ पे कहिएगा तो देखिए 3 ब्रैकेट तोड़िए,
+3 -√3, ये प्लस माइनस कट गया, बचा क्या 3, यहाँ पे 0 है 20 है, +20 आदि √20 अब -√20 मतलब +√20 अब -√20 दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यानी क्या हो गया, सिर्फ पाई जो होगा वो इस यहाँ पर अपरिमेय संख्या हुआ। समझ में आया? इसको काटे तो ये 6 आ गया, ये प्लस में देखिए ये कट गया तो ये 3 बच गया, ये दोनों प्लस में सेम है तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे सिर्फ पाई है लगा है तो अपरिमेय, नहीं पाई लगा होगा तो अपरिमेय, पाई लगा होगा तो अपरिमेय। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी संख्या अपरिमेय है? अब देखिए ये 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है और 64 का 8, ये रूट खत्म हो गया। इसका भी 9 का देखिए 3 हो जाता है, 9 का वर्गमूल 81 का 9 हो जाता है, क्योंकि 9 गुना 9 करेंगे। इसका भी देखिए 49 के यहाँ पे -9, 49 को वर्गमूल 7 हो जाता है, यानी रूट में यही बच गया। यानी क्या हो गया, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो √3। बाबू इस तरह में फंसना नहीं है, देखेंगे कोई संख्या रूट में है तो आपके कंफ्यूजन नहीं होना है, घबराना नहीं है कि सब संख्या में रूट लगा है तो सब ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं होगा बाबू। यहाँ पे देख लेंगे 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुना 8, तो 36 का 2 6 का 1 6 लिखेंगे और 2 8 का 1, रूट खत्म। यहाँ भी देखिए 7 गुना 7 लिखेंगे तो 7 लिख दिए, यहाँ पे 3 गुना 3 लिखेंगे तो 3 लिख दिए, यहाँ 9 गुना 9 लिखेंगे तो 9 लिख दिए, सिर्फ बचा √3। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब बाबू यहाँ भी है π/2, पाई लग गया और परिमेय, पाई लग गया और परिमेय, ज्यादा सोचना नहीं है। अब इसमें देखिए रूट रूट लगा हुआ है ना, अपरिमेय, सीधा कीजिए अपरिमेय। 3 - √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय। समझ में आया? 3 - √3 यहाँ रूट लगा है और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो गया बाबू। चलिए अब देखिए 5√2 क्या होगा, रूट लग गया ना, ये अपरिमेय संख्या, रूट लगा है ना, अपरिमेय संख्या, ज्यादा सोचना नहीं है, उसका वर्गमूल √2 का नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो गया। वर्गमूल निकालने के लिए बाबू जानते हैं ना, जान लीजिए, यदि √5 गुना √5 होगा तो यानी 5 वर्गमूल हो जाएगा। यानी देखिए √25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसको 5 पचे 25 हो गया, √25 हो गया ना, तो इसका 5, यानी सेम रूट को यदि 2 बार लिख सकते हैं तो उसका एक आंसर हो जाता है। √3 गुना √3 ये 3 हो जाता है, √7 गुना √7 ये 7 हो जाता है, √6 गुना √6 ये 6 हो जाता है। समझना है बाबू, क्योंकि 6 गुना 6 करेंगे 36 हो गया ना, √36 तो 6 हो गया। समझ में आया? चलिए 1/√3, इसमें भी रूट है, सीधा लिखेंगे अपरिमेय। क्या लिखेंगे, अपरिमेय। इसमें भी रूट है ना, अपरिमेय हो गया, ज्यादा सोचना नहीं है बाबू। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ देखिएगा, रूट देख के सीधा अपरिमेय नहीं मारना, यहाँ पे कंडीशन है, √3 बटा √12 ये कटेगा, √3 बटा ये क्या होगा √4, √3 1 जा √3 और √3 को यदि √4 से गुना करेंगे तो √12 हो जाएगा। तो √4 बचा, क्या बचा 1/√4, और 1/√4 को क्या लिखेंगे 2 गुना 2, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 4 का वर्गमूल 2, क्योंकि 2 दूना 4। सेम चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करने से यदि जो संख्या होता है उसका वर्गमूल वही होता है। जैसे 5 गुना 5 होगा 25, तो 25 का वर्गमूल हो गया 5। 10 गुना 10 करेंगे 100, तो 100 का वर्गमूल हो गया 10। उसी तरह 2 गुना 2 4, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2, 1/2। ये हो गया परिमेय संख्या। यहाँ पे अपरिमेय नहीं मारना है, ये भी चेक करना है कि वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। बाबू यहाँ पर क्या है, रूट है ना, अपरिमेय होगा, है ना, क्योंकि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय हो गया, इसमें सोचना नहीं है। चलिए दिया है
यदि n एक प्राकृत संख्या है बाबू, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को, नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ऐसा भी संख्या होगा जिसका वर्गमूल होगा, ऐसा भी संख्या होगा जिसका वर्गमूल नहीं होगा। मान लीजिए इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। यदि 4 होगा तो उसका वर्गमूल तो होगा, यदि 9 होगा तो उसका वर्गमूल तो होगा, यदि 16 होगा तो 4 गुना 4 तो 4 तो वर्गमूल होगा, 25 हो जाएगा तो उसका वर्गमूल तो होगा। तो इसमें क्या होगा कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो यदि रूट n, यानी n का जो वैल्यू होगा, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा कि ये परिमेय होगा, यानी प्राकृतिक संख्या रहेगा, कभी अपरिमेय भी हो जाएगा। यानी रूट लगा रहेगा, उसको वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 3 हो जाएगा तो अपरिमेय हो गया, रूट 4 हो गया तो परिमेय हो गया। यानी जिसका वर्गमूल निकलेगा तो दोनों हो गया ना, एक कभी प्राकृतिक होगा और कभी अपरिमेय होगा। समझ में आया? रूट रहेगा और वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, रूट रहेगा वर्गमूल निकलेगा तो परिमेय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रूट n का वैल्यू क्या हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या रहेगा और कभी अपरिमेय, या कभी अप्राकृतिक की जगह या प्राकृतिक की जगह कभी परिमेय अभी कर देगा, कभी अपरिमेय। समझ में आया जी गुरु जी? चलिए आगे चलते हैं। इनमें कौन अपरिमेय है? तो बाबू अपरिमेय के बताए थे कि ये जो जैसे 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0, फिर यहाँ पे 1 2 4 0, ये लगातार ये कंटिन्यूस प्रोग्राम में चल रहा है ना? ये देखा, देखिए सीरीज चल रहा है, 1 2 यहाँ पे 1 0 हो गया, 0 0 होगा, 3 होगा, ये चलते रहेगा। तो इस तरह का कोई भी रहता है तो वही क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह का 1 2 0 1 2 0 0 0 0 इस तरह का कोई रिपीट होता रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है, उसमें सोचना नहीं है। समझ गया बाबू जी गुरु जी? ठीक है, इस तरह कोई भी रिपीट होगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा। किसी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम, बाबू यदि संख्या अपरिमेय रहेगा, वो संख्या व्युत्क्रम हो कि सीधा हो कि उल्टा हो, वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। किसी अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या हो गया, अपरिमेय ही होगा, और किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय ही होगा। याद रखिएगा, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या, यदि उसको उल्टा करेंगे तो वही रहेगा। समझ में आया? परिमेय संख्या रहेगी अपरिमेय संख्या, उसको व्युत्क्रम यानी उल्टा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या रहता है। यदि अपरिमेय है तो अपरिमेय ही रहेगा, यदि परिमेय है तो परिमेय रहेगा। तो यहाँ पे अपरिमेय है तो अपरिमेय ही रहेगा। चलिए, रूट 11 क्या है? तो ये तो बाबू सीधा जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, रूट 11 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए, इसमें सोचना भी नहीं है। निम्नलिखित में कौन परिमेय है? पाई अपरिमेय हो गया, रूट 7 का निकलेगा नहीं, ये भी देखिए नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय हो गया। यहाँ पे देखिए रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 गुना रूट 4, इसको रूट 5 गुना रूट 5। जबकि क्या बोले, 4 गुना 4 है तो बाहर 4 हो गया, इसका 5 बाहर आ गया, यानी क्या 4/5 हो गया। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, यानी सी नंबर आंसर हो गया। यहाँ रूट है, फिर भी देख लेंगे कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसका रूट खत्म हो गया, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसका रूट खत्म नहीं हो सकता, इसका भी रूट खत्म नहीं होगा। आप सोल्व करके देख लीजिए, और पाए तो अपरिमेय ही ये है। तो क्या होगा ये बाबू, यही तो परिमेय संख्या इसमें होगी। घबराना नहीं है, रूट दे करके देख लेंगे, रूट में रहेगा तो वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो अपरिमेय होगा, वर्गमूल निकल रहा है तो परिमेय हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है बाबू? देखो, ये तो अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। यहाँ पे बाबू क्या है, यहाँ पर माइनस है। क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, और ये कट गया, कट गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यही आंसर होगा। समझ में आया? चलिए, अब देखिए, कहा कि निम्न में कौन अपरिमेय है? तो बाबू हम बताए थे, ये तो परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, और एक चीज बताए थे कि इसको बोलते हैं रेकरिंग। कोई भी संख्या में यदि रेकरिंग लगा रहे हो
लगा रहे तो वो भी परिमेय होता है। ये जो देखिए कंटिन्यू चल रहा 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0, ये जो चल रहा है यही क्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी सी नंबर का अपरिमेय हो जाएगा। यानी हम बता चुके हैं, ये तो सीधा जानते हैं कि परिमेय होगा। रेकरिंग जिसमें रहेगा वो भी परिमेय होता है, याद रखिएगा। हम बता चुके हैं कि जिस भी संख्या में रेकरिंग लगा रहेगा, ऊपर में देखिए जो डैश सा है ये लगा रहेगा तो परिमेय होता है। और ये जो लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा 1 0 0 0 0 0 4 0 5 0, ये होता है अपरिमेय, इसको याद रखना है। चलिए, इसमें है 2 तथा 2 5 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा √5। क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा √5 ही आएगा। इसमें करके देख लीजिएगा, 2 तथा 2 5 के बीच क्या होगा, √5 इसका वैल्यू आ जाएगा। अपरिमेय संख्या यही होगा, ये सब नहीं होगा, क्योंकि इस सब का वैल्यूशन जो है ये 2.5 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो भी 9 से, यानी 11 ज्यादा है, ये भी 9 से ज्यादा है, ये भी 9 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, 2 और 2.5 के बीच में यही ठो है। चुनने का तरीका 11, यदि 2.5 से ज्यादा क्या होगा, 3 3 गुना 3 9, ये भी ज्यादा हो गया। 3 3 9, ये भी ज्यादा है। 9 से ज्यादा ये भी है, यही ना कम है, तो इसके बीच में यही ना आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे बच्चों √p है। ठीक है, क्या है, √p। अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा, यदि रूट लगा देंगे तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि अभाज्य संख्या है उसमें रूट लग जाएगा तो उसको वर्गमूल थोड़े निकलेगा, अभाज्य संख्या का तो वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो सीधा रूट लगने के बाद अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट मार देना है। अब देखिए यहाँ पे है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। बाबू जब ये एक परिमेय और एक अपरिमेय कर दे तो हमेशा अपरिमेय होता, हम बता चुके हैं। यदि एक संख्या परिमेय रहेगा, चाहे उसका मान कुछ भी हो, एक संख्या परिमेय रहेगा, एक संख्या अपरिमेय रहेगा, तो उसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, एक हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ज्यादा सोचना नहीं है, एक परिमेय रहेगा एक अपरिमेय रहेगा तो हमेशा अपरिमेय होगा, यानी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग और अंतर, ये भी याद रखना। परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ेंगे तो भी परिमेय अपरिमेय होगा, और घटाएंगे तो भी अपरिमेय होगा। यहां भी याद रखना, एक परिमेय है मान लीजिए, एक अपरिमेय है, दोनों को जोड़िएगा तो भी अपरिमेय होगा और घटाइएगा तो भी अपरिमेय है। ज्यादा सोचना नहीं है, समझ गए ना। दो परिमेय, एक अपरिमेय और एक अपरिमेय, दोनों गुना करेंगे तो भी अपरिमेय। एक अपरिमेय और दो और एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय को यदि जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय को यदि घटाएंगे तो भी अपरिमेय होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को बचाने, अपरिमेय संख्या परिमित है नहीं असीमित है। यह आवश्यक नहीं कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या मिले, यह भी गलत है। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के रूप में संख्या निरूपित करता है, गलत है ये भी। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, इसको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय है बाबू। अब देखिए इसको मत खोलिएगा, √3 कर गया, यहाँ 2 बचा। अब देखिए ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, तो परिमेय क्या हो गया, सी नंबर का आंसर हो गया। क्योंकि ये रूट कट गया, इसमें से रूट खत्म हो गया था, 2 बचा था, ऊपर नीचे √3 कैंसिल हो गया था, सिर्फ 2 बचा था। यहाँ तो रूट कैंसिल नहीं होगा, यहाँ भी रूट कैंसिल नहीं होगा, यहाँ भी रूट कैंसिल नहीं होगा, इसलिए सी नंबर आंसर जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रूट खत्म हो गया, रूट नहीं है सॉल्यूशन करने पर। चलिए बाबू, इसमें देखना है कि 8 पे 0 और 2 पे 0, यानी किसी भी संख्या पे, मान लीजिए 9 पे 0 गुना 8 पे 0 देंगे तो इसका वैल्यूशन 1। यदि कोई भी संख्या रहे उस पे 0 पावर रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है।
कोई भी संख्या चाहे उसका मान कितना भी क्यों ना हो, 10 लाख क्यों ना हो, उस पर यदि पावर जीरो देंगे यानी 100 पे पावर जीरो देंगे उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। 1000 देंगे उस पर पावर जीरो देंगे उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 9 पे पावर जीरो तो 1, गुना 8 पे पावर जीरो तो 1, 1 गुना 1 तो 1, यानी बी नंबर आंसर होगा। 8 पे पावर जीरो गुना 2 पे पावर जीरो का गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या पे पावर जीरो का मतलब क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। समझ में आया? तो यदि यहाँ पे दे देगा जोड़, यहाँ जोड़ रहता तो यहाँ 2 हो जाता, 1 + 1, ये याद रखिएगा। और यदि यहाँ पे माइनस देता तो ये 0 हो जाता। समझ में आ गया? यदि पावर 0 रहे वहां पे गुणनफल रहे तो वहां पर 1 होगा, यदि प्लस रहेगा तो 2 हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो 0 आंसर आएगा। क्योंकि 1 गुना 1 1, 1 + 1, देखिए यहाँ पे क्या होगा? 1 गुना 1 1 हो गया, 1 + 1 तो ये 2 हो गया, 1 - 1 तो ये 0 हो गया। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे गुणनफल है तो 1 गुना 1 तो 1, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब 11/5 क्या है? ये तो परिमेय संख्या है, ये रूट है, ये ना है, क्या होगा? ये परिमेय संख्या। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? ये तो अपरिमेय हो गया क्योंकि एक इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। लेकिन 64 का 8/9 हो जाएगा। यहाँ देखिए 64 को क्या लिखेंगे? 8 गुना 8, और 81 को 9 गुना 9 रूट पे। तो क्या होगा? 2 8 का 1 8 लिखेंगे, 2 9 का 1 9 लिखेंगे, रूट खत्म, यानी 8/9 ये हो गया। और ये हो गया परिमेय। तो कौन अपरिमेय नहीं है? तो ये नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए। बाबू क्या बोले थे? जिसमें रेकरिंग रहेगा वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। बताए थे जिस संख्या में रेकरिंग रहेगा वो परिमेय संख्या होगा। जिस संख्या में रेकरिंग यानी ऊपर में जो ये सीधा कोष्ठ है, डैश है, इसको बोलते हैं रेकरिंग, ये परिमेय संख्या होगा। समझ गया? सोचना नहीं है, किसी भी संख्या में ऐसा रहेगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? ये अपरिमेय है, तो 24 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है, 10 का भी नहीं निकलेगा। लेकिन 121 को लिख सकते हैं 11 गुना 11 रूट का, यानी 2 11 का 1 ठो 11 वर्गमूल हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि डी में से रूट खत्म हो जाता है। 121 को लिख सकते हैं 11 गुना 11, और रूट में से क्या होगा? 2 11 है तो 1 11 लिखेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हो गया 11। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डी क्या है? परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है। चलिए, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। ई परिमेय है, ई परिमेय है, ई परिमेय है। 25 जो है ये परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 5 गुना 5, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी इसमें से रूट खत्म, यानी सी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है। चलिए आगे लास्ट। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? शांत बताए थे कि उसका क्या होना चाहिए? हर का गुणनफल में से 2 या 5 होना चाहिए, और तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 3, इसमें 3 आ गया, ये नहीं होगा। अब देखिए 60 60 का निकालेंगे, 2 गुना 30, 2 15, फिर 3 5, यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 160 में देखिए, यहाँ सबसे पहले 35 को देखिए, 7 गुना 5 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। 160 को निकालिएगा तो देखिएगा आ जाएगा 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी क्या हो गया? इसमें 2 का गुणनफल है और 5 का है। इसके अभाज्य गुणनफल यदि निकालते हैं तो 2 और 5 आता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो किसी में 3 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, इसमें 5, इसमें भी 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, इसमें 7 आ गया। ये तीनों क्या होगा? ये इसका प्रसार अशांत हो जाएगा। शांत जो है यही रहेगा, क्योंकि इसका हर में 2 और 5 ही गुणनफल में, गुणनखंड में है।
तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग अपना ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपना ऑनलाइन क्लासेस को ग्रो करवाएंगे, ताकि आपका राजेश सर आपके साथ बना रहे, आपको मंजिल तक पहुंचाए, अंतिम समय तक आपके साथ रहेगा। सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मॉडल पेपर, मॉडल सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो बच्चों, घबराना नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9661112389। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे हाई लिख करके भेजिए, हम इस पे आपको लिंक सेंड करेंगे। आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक जाएगा, आप उस चैनल पे जुड़ जाइएगा, ताकि हम कोई भी क्लास लेंगे तो आपको तुरंत लिंक भेजा जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा और आप क्लास में शामिल हो जाइएगा। आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।